आज हम सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की अवधारणा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी से उसे स्वीकार करते हैं। हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के कारण, भय के कारण हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से हम निर्देशों का पालन करते हैं। सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता जो है वो किसी भी व्यक्ति, संस्था, नियम का एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम उसे सही मानते हैं और सही मानकर अपनी इच्छा से उसके निर्देशों का पालन करते हैं। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं, जब कोई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग करके हमें अपने आदेशों की पालना कराता है, तब हम उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है। हमने उसकी आज्ञा का पालन किस आधार पर किया? बल के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर नहीं, बल अथवा शक्ति के आधार पर हमने उसकी आज्ञा का पालन किया। जबकि जो चौराहे पर यातायात पुलिस का सिपाही जो होता है, वो इशारा करता है और तब हम रुकते हैं, तब वह सत्ता का प्रतीक होता है। सिपाही जो इशारा करता है और उसके इशारे पे हम रुकते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह सत्ता का प्रतीक है। और इस तरह शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, तब वह सत्ता कहलाती है। शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, तब वह सत्ता कहलाती है। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि सत्ता किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, तब वह सत्ता कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैध शक्ति ही सत्ता है। वैध शक्ति ही सत्ता है। जैसे बायस्टेड ने इसके बारे में कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, क्योंकि ये किसी संस्था के द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसका कि प्रयोग सत्ताधारी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमने ये देखा कि सत्ता किसे कहते हैं। तो आपको सामान्य अर्थ मैंने यही बताया कि सत्ता के साथ जब वैधता जुड़ती है, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, तो वह सत्ता कहलाती है। वैध शक्ति ही सत्ता है, यानी शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है, तो वह सत्ता कहलाती है। यह है सत्ता का अर्थ। अब सत्ता का जो हम पालन करते हैं, उसके कई आधार हैं। तो वो आधार है, सबसे पहला है विश्वास। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। जो सत्ताधारी होता है, उसके जो अधीन होते हैं, वो उसकी आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका उसके ऊपर विश्वास होता है। यह विश्वास जितना अधिक होगा, जितना गहरा होगा, उतना ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन जो है सरलता से किया जा सकता है, और इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि सत्ताधारी पर जब हमारा विश्वास होता है और जब वो हमें अपनी आज्ञा देता है, तो उसका पालन जो हम करते हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि सत्ताधारी के प्रति हमारा कितना विश्वास है। एक रूपता, दूसरा इसका तत्व एक रूपता। विचारों और आदेशों की एक रूपता भी सत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार होता है।
विचारों और आदर्शों की एकरूपता, ये भी एक सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति पैदा करती है। जहाँ लोगों में आपस में विचारों में एकता होती है, एकरूपता होती है, वहाँ आज्ञा का पालन किया जा सकता है। इसी कारण जो राज व्यवस्था है, जैसे उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती हैं। जो राज व्यवस्थाएं होती हैं वो ये जो विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, इनका सहारा लेती हैं। अब आता है लोकहित। लोक कल्याण भी सत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते। राज्य जो हमें आज्ञा देता है उसका पालन हम दंड के वजह से नहीं करते, वरन इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देती है। हम इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि उससे अधिक व्यक्तियों का हित हो सकता है। जैसे कि कर जमा कराना, यातायात नियमों का पालन करना। अब इसमें किसी एक व्यक्ति का हित जुड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक हित से संबंध रखता है, क्योंकि ये लोक हित से संबंध रखता है। इसलिए हम जो है आदेशों की पालना करते हैं। जैसे कर जमा कराना, ये हमारा जो कर्तव्य है कि हम अपना कर जमा कराएं जो हमारा बनता है। इसके साथ ही यातायात के नियमों का हम पालन करें, क्योंकि इससे हमारा ही नहीं वरन सभी का जो है हित हो सकता है। इसमें लोकहित निहित है। अगला जो आधार है वो है दबाव। अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार दबाव और शक्ति का भी जो प्रयोग है वो सत्ता पालन में करवाया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव रहता है, और जिनका जो है ना, जैसे दमन और दबाव की भाषा को ही समझते हैं। यानी कई प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साधारण भाषा को नहीं समझते, वो केवल दबाव की भाषा को ही समझते हैं और बल प्रयोग कर से उनसे जो है आज्ञा का पालन करवाया जा सकता है। तो ये हमने देखे सत्ता पालन के आधार, जैसे कि विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव, ये आपको याद करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनता है सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता पालन के आधार क्या है। ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद करना है। और अब हम देखेंगे सत्ता के रूप। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। इस पर भी बोर्ड में प्रश्न आता है, मैक्स वेबर ने जो है सत्ता के कौन से रूप बताए। तो पहला है परंपरागत सत्ता। इस सत्ता का आधार परंपराएं एवं इतिहास होता है। परंपरागत सत्ता का आधार क्या है? परंपराएं और इतिहास। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहती है। इसमें परंपरागत सत्ता में ये होता है कि जो वंश सत्ता में चला आ रहा है वो ही सत्ता में बना रहता है, और इस सत्ता में तर्क एवं बुद्धि संगतता का कोई भी जो है अभाव रहता है। इसमें कोई इसका स्थान नहीं होता। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का ही उदाहरण है। तो परंपरागत सत्ता का मतलब है जो कि वंश से चली आ रही है और एक ही वंश जो है सत्ता में बना रहता है। इस प्रकार की सत्ता में बुद्धि और तर्क का कोई स्थान नहीं होता। जैसे हमने देखा हमारे घरों में जो वृद्धजन होते हैं वो जो है वो सत्ता का, परंपरागत सत्ता का ही एक उदाहरण है, क्योंकि वो हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। उन्हीं का परिवार में अधिक महत्व रहता है और उन्हीं के आदेशों की पालना की जाती है। अब आता है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। कोई व्यक्ति यदि सत्ता में है तो उसका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है, कितना चमत्कारी है, कितने गुण उसमें हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो रहती है। इसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी,
और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें ऐसा गुण है, इनमें ऐसा चमत्कार है, इनके व्यक्तित्व में इस प्रकार का गुण और चमत्कार है जिससे इनकी कहने पर जो है जनता बड़े सा बड़ा जो है त्याग कर सकती है। तो ये है करिश्माई सत्ता। उदाहरण आपको बताए गए, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। तो कानूनी अवाता कानूनी तर्कसंगत सत्ता, इसका आधार पद होता है, व्यक्तित्व नहीं। जो कानूनी तर्कसंगत सत्ता है उसका आधार पद होता है, व्यक्तित्व नहीं। उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति पद पर है वो व्यक्ति इस प्रकार की सत्ता का प्रयोग करेगा, जैसे कि शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता। यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व चमत्कारी हो तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। अब जैसे प्रधानमंत्री, अगर उसका व्यक्तित्व चमत्कारी है तो वो असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री में कानूनन समान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग रहती हैं। अगर व्यक्तित्व प्रभावशाली है, चमत्कारी है, तो जो पद पर बैठा व्यक्ति है वो असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकता है अपने व्यक्तित्व के आधार। तो ये हमने देखे हैं सत्ता के रूप, जिसको कि किसने बताया, मैक्स वेबर। इसमें परंपरागत सत्ता है, करिश्माई सत्ता है और कानूनी तर्कसंगत सत्ता है। वेबर ने यह भी स्वीकार किया कि इनमें से किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार सत्ता के बिना सभ्य समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक समाज सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। क्योंकि अगर सत्ता बहुत अधिक दी जाए, अगर व्यक्ति को बहुत अधिक अधिकार दे दी जाए तो वो क्या होता है कि वो उनका दुरुपयोग भी कर सकता है, वो निरंकुश भी हो सकता है। इसीलिए क्या है कि समाज के द्वारा सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, इससे कि सत्ता जो है मनमाना अपना प्रयोग नहीं कर सकती। सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों तथा वहाँ की संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, नैतिक अवधारणाओं आदि के सापेक्ष रहकर ही कार्य करना होता है, तभी वो अपनी सत्ता का सही रूप में प्रयोग कर सकता है। इसीलिए उस पर सत्ताधारी पे कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं, जिससे कि वो सही रूप में सत्ता का प्रयोग करे, उसका दुरुपयोग ना करे, निरंकुश ना बन सके। अब हम देखेंगे वैधता। वैधता का अर्थ क्या है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड में प्रश्न आता है इसके संबंध में, इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ है लॉफुल, अर्थात वैधानिक। यानी वैधता जो है, उस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई, जिसका अर्थ क्या है, लॉफुल अर्थात वैधानिक, वैधता अथवा औचित्यपूर्ण तक। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा व अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासन की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। इसमें पूर्व भारतीय दर्शन में भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बताया गया है। मनुस्मृति है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति को, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए। यानी राजा को अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ उसके कर्तव्य भी जोड़ दिए, तथा प्रजापालन व जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को
राज्य की वैधता का आधार माना गया। और इसी प्रकार हॉब्स, लॉक, रूसो ने दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बनाया। तो जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो हैं, इन्होंने दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति से राज्य को वैधता का आधार बनाया। मतलब उन्होंने कहा अगर राज्य अस्तित्व में आया है तो ये व्यक्तियों की आपसी सहमति के आधार पर आया है। उसी प्रकार आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना। लेकिन आज हम कहते हैं भाई कि आधुनिक काल के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें जनता जितनी अपनी भागीदारी करती है, जनता की सहभागिता को ही राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है। यानी जनता अपनी कितनी सहभागिता शासन में रखती है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हमें किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसे आप और ध्यान दीजिए कि वास्तव में वैधता क्या इशारा करती है। वैधता किसे कहते हैं? जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। यानी लोग अपनी सहमति राज व्यवस्था को प्रदान करते हैं। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, अगर मान लीजिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को जनता स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, जनता स्वीकार नहीं करती है, जो व्यवस्था उसको जनता स्वीकार अगर नहीं करती है तो वो व्यवस्था जो है अधिक समय तक नहीं रह सकती। अधिक समय तक वही व्यवस्था रह सकती है जिसमें जनता की सहभागिता हो, उसकी सहमति हो, वो व्यवस्था तो अधिक समय तक चलेगी। और जिस व्यवस्था में जनता की सहमति नहीं होगी तो वह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। जैसे कि मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे कैसे हम सहभागिता निभाएंगे अपनी राज्य व्यवस्था में? मतदान करके। और संचार के साधन है, राष्ट्रवाद है, ये ऐसे साधन हैं जिनसे हम व्यवस्था को वैधता प्रदान करते हैं। वैधता ग्रीन ने वैधता के बारे में कहा है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। यानी जनता की इच्छा राज्य का आधार होती है, न कि बल। अब जो राज्य बल पर आधारित है वो अधिक समय तक वो राज्य व्यवस्था नहीं चल सकती। तो इसमें ग्रीन ने जो कहा है वह महत्वपूर्ण है कि कोई भी राज्य जो है वो इच्छा पर आधारित है, न कि बल पर। तो वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि वैधता क्या है। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच को जोड़ने वाली एक कड़ी है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर वह उन लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। कोई भी जो शासक है वो शक्ति के आधार पर बाहरी रूप से तो अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन जब उसको वैधता प्रदान की जाती है तो उस वैधता के आधार पर जो है वो लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण होता है वैधता। लोकतंत्र अधिक समय तक क्यों रहता है? क्योंकि उसका आधार होता है वैधता। ठीक है, लोकतंत्र का प्रधान लक्षण क्या होता है? वैधता। जबकि अधिनायक तंत्र का मुख्य आधार होता है शक्ति या बल पर आधारित होता है। जहाँ लोकतंत्र वैधता पर आधारित होता है, सहमति पर आधारित होता है, वहीं अधिनायक तंत्र जो है वो शक्ति या बल पर आधारित होता है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में वैधता को बनाए रखने के प्रयत्न होते हैं, क्योंकि
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर जो है बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और यही राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती, तब उसकी वैधता प्रभावित होती है। जैसे प्राचीन काल में देखिए आप, राजतंत्री व्यवस्था थी, राजाओं का शासन था, लेकिन कालांतर में लोकतंत्री तत्वों का उदय हो गया। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्री तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, जब जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उन्होंने अपने आप को जब लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, तो उनकी वैधता जो है बनी रही, लोगों की उन पर सहमति बनी रही। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए, जहाँ पर कि लोकतंत्रीय तत्वों को स्वीकार नहीं किया गया, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर क्रांतियाँ हुई। और साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को समयानुकाल नहीं बदल सकी, समय के अनुरूप वो अपने बदलाव नहीं कर सकी, इसलिए आज इसकी कोई वैधता नहीं है। इसी तरह नवीन अवस्थाओं को कई बार परंपरागत संस्थाएं और समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनके अस्तित्व को ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसी प्रकार नवीन समूह के राजनीतिक में प्रवेश भी वैधता प्रभावित करते हैं। यदि इनके प्रवेश की पुराना वर्ग स्वीकार कर ले, तब तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा। यानी पुराने वर्ग ने अगर स्वीकार कर लिया तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यदि ये बाधा पैदा करते हैं तब वैधता को बाधा पहुंचती है। अगर नए लोग, पुराने लोग जो हैं इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? वैधता को में बाधा पहुंचती है। इसके अलावा अनेक बार जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में अत्यधिक आकांक्षाएं भी वैधता को प्रभावित करती हैं। बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होती हैं, वो भी वैधता को प्रभावित करती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की इन आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब लोग उनके खिलाफ क्रांति और तख्ता पलट को तैयार हो जाते हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन साधारण का ध्यान नहीं रखती, जन सामान्य की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखती, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? फिर क्रांति होती है, और क्रांति के परिणाम स्वरूप जो तख्ता पलट हो जाता है। और अनेक एशियाई अफ्रीकी देश में जैसे तख्ता पलट होते रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप को नवीन व्यवस्थाओं के अनुरूप ढालकर परंपराओं की रक्षा कर तथा व्यक्तिगत गुणों के आधार पर जो है वैधता के संकट का सामना करने का प्रयास करती हैं। तो इसी तरह शक्ति, सत्ता और वैधता की जो अवधारणा है वो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध रखती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर शक्ति न हो तो शक्ति के अभाव में हम समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोग जो है कानून व्यवस्था का पालन तभी करते हैं जबकि शक्ति का आधार होता है। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज़्यादा वही प्रभावशाली सिद्ध होती है जहाँ वह केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता के रूप में धारण करती है। यानी इसके अंदर जो है बल का प्रयोग न किया जाए, बल का प्रयोग नहीं किया जाए, और इसका जो प्रयोग है वो वैधता के साथ किया जाता है, तो वो सत्ता जो है का रूप धारण करती है। और समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, तो इसके लिए आवश्यक है कि वैधता और शक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, ये एक दूसरे के पूरक है। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार के से करें, तो सत्ता म्यान में ढकी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलती है। वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप लेती है, तब वह उसकी अधिकार बन जाती है, और चूंकि सत्ता में वैधता जुड़ जाती है, इसीलिए नागरिकों के लिए जो है आज्ञा पालन और उनका कर्तव्य बन जाता है। तो ये आपका जो पाठ है वो पूर्ण हो गया। अब इसके संबंध में आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं। तो जो आपके इसमें छोटे प्रश्न बनते हैं वो आपको करने हैं। इसके साथ ही जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसमें जैसे आपको
लोक हितकारी सत्ता को समझाइए, या मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं उनको आपको लिखना ही मैंने आपको पहले ही बताया है। और शक्ति का जो वर्गीय सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको करना है। इसके साथ ही जो है शक्ति के रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में आप करना है। शक्ति की जो संरचना है उसके बारे में आपको एक तो नारीवादी सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत है, इसके बारे में करना है। और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत आपको बताया है। इसके साथ ही जो पहले जो प्रश्न बताए उनको आपको करना है।